गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमने क्लास में धातु एवं अधातु चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, तो इसी का हम एक रिकैप करते हैं इन नोट से। हमने 9th क्लास में पढ़ा है तत्वों के बारे में, ठीक है ना। तो तत्वों को उनके गुण धर्म के आधार पर धातु, अधातु और उपधातु में वर्गीकृत किया जाता है। ये हम आवर्त सारणी वाले चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो अब इसके कुछ उदाहरण से हम शुरू करेंगे, धातुओं के कुछ उदाहरण, ताकि आप को रिलेट कर पाओ कि वो कैसे दिखाई देती हैं। धातुओं के कुछ उदाहरण हैं जैसे आयरन, लोहा, एल्यूमिनियम, चांदी, कॉपर, गोल्ड। ये सब क्या है? गोल्ड यानी कि सोना, ये धातुएं हैं। अधातुओं के कुछ उदाहरण हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, ठीक है। ये सारे के सारे अधातुओं के कुछ उदाहरण हैं। अब इनके गुण धर्म के आधार पर इनमें कुछ अंतर पाए जाते हैं। धातु और अधातु में अंतर को हमने एक टेबुलर फॉर्म में हम इसको रिवाइज करेंगे। सबसे पहला जो गुण धर्म है धात्विक चमक। अपने शुद्ध रूप में जो धातु होती है वो उसकी सतह चमकदार होती है, अधातुएं चमकीली नहीं होती। एक अपवाद है आयोडीन, अधातु होते हुए भी यह चमकीली होती है। उसके बाद है कठोरता। धातुएं जो जनरली जो मेटल्स हैं, धातुएं हैं, वो कठोर होती हैं, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो सॉफ्ट होती हैं, इतनी सॉफ्ट होती हैं कि आप उनको चाकू से भी काट सकते हो, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये अधिकतर कठोर नहीं होते। लेकिन अपवाद क्या है? कार्बन का एक अपर रूप हीरा है, जो कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। उसके बाद ये जनरली किस अवस्था में पाई जाती हैं, किस रूप में पाई जाती हैं? धातुएं कमरे के तापमान पर जनरली ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन मरकरी जो है, पारा, ये कमरे के तापमान पर द्रव्य रूप में, द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। अधातुएं ठोस या गैसीय अवस्था में होती हैं, लेकिन ब्रोमीन जो है वो तरल अवस्था में होती है। उसके बाद है नेक्स्ट धातुओं का जो गुण है वो है आघातवर्ध्यता। आघातवर्ध्यता कौन सा गुण है? कि धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जो अधातुएं होती हैं वो आघातवर्ध्य नहीं होती, उनमें ये गुण नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है तन्यता। धातुओं को खींचकर पतली तार के रूप में ढाला जा सकता है, उनके इस गुण को तन्यता कहते हैं। अधातुएं तन्य नहीं होती। विद्युत व ये अब इसके चालक का गुण, जो सामान्यतः धातुएं होती हैं वो विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। लेड और मरकरी ये कुचालक होते हैं। जनरली जो अधातुएं होती हैं वो विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं, लेकिन ग्रेफाइट इसका एक अपवाद है, जो कार्बन का ही एक अपर रूप है, ये सुचालक होता है। उसके बाद है इनका जो धातुएं होती हैं ज़्यादातर का जो घनत्व और गलनांक काफ़ी हाई होता है, उच्च गलनांक होता है, ठीक है ना। लेकिन कुछ इसके भी अपवाद हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम का घनत्व और गलनांक कम होता है। इसी तरीके से एक है सीजियम और दूसरी है गैलियम। इनका गलनांक इतना कम होता है कि आप इनको हथेली पर रखोगे तो ये पिघल जाएंगी। सामान्यतः जो अधातुएं होती हैं उनका गलनांक कम होता है। अब है ध्वनिक। ये गुण क्या है? कि कठोर सतह पे टकराने पर धातुएं एक आवाज़ पैदा उत्पन्न करती हैं, तो इसी गुण को क्या कहते हैं? सोनोरस या ध्वनिक। अधातुएं ध्वनिक नहीं होती। उसके बाद इनके ऑक्साइड की प्रकृति। इनके जो धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो जनरली क्षारकीय ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, जैसे सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या होते हैं? क्षारकीय होते हैं। पोटेशियम ऑक्साइड। जो अधातुएं होती हैं वो अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे SO2। कुछ अब आगे पढ़ेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में, वो एग्जाम्पल के साथ हम आगे पढ़ेंगे। तो ये इसके मेन डिफरेंसेस हैं। अब इसमें से, इस चैप्टर में से क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं 1 या 2 मार्क के, तो वो आपके 1 मार्कर ज़्यादातर इसी में आपके टेबल में कवर हो जाते हैं। ज़्यादातर अपवाद के बारे में पूछ लिया जाता है, कौन सी अधातु है जो सुचालक है, ठीक है, कौन सी धातु है जो कुचालक है, कौन सी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में होती है। इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, तो ये आपने अच्छे से लर्न करने हैं। उसके बाद है धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। वायु के साथ क्या अभिक्रिया करती हैं? धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे कॉपर प्लस ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये उभयधर्मी ऑक्साइड का एग्जाम्पल है। उसके बाद है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग प्रकार से अभिक्रिया करती हैं। अब एक क्वेश्चन जनरली इसमें आ जाता है शॉर्ट आंसर में ही, कि जो सोडियम और पोटेशियम है उनको जनरली किरोसिन तेल में डुबो के रखा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि ये बहुत अधिक अभिक्रियाशील धातु हैं। अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण इनको अगर खुले में रखेंगे तो ये वायु में अचानक से आग पकड़ सकते हैं, जिससे आग लगने का खतरा हो जाता है।
नेक्स्ट है फिर हमारा ये आपके बुक के ही एनसीईआरटी के ही पॉइंट्स को इनको बड़े अच्छे से इसमें कवर किया हुआ है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड ये वायु के साथ धीरे अभिक्रिया करते हैं और इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। आयरन जो है लोहा वायु में गर्म करने पर जलता नहीं है, लेकिन अगर उसका चूर्ण डालेंगे जलती हुई आग में तो वो तेज़ी से जलने लग जाता है। कॉपर भी प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन उस पर एक काले रंग की कॉपर ऑक्साइड की परत बन जाती है। लेकिन जो सिल्वर है, चांदी और सोना ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते। अब है उभयधर्मी ऑक्साइड। अब कुछ हमने पीछे पढ़े जो है क्षारकीय ऑक्साइड और अम्लीय ऑक्साइड, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो दोनों तरह की प्रकृति शो करते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल उत्पन्न करते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ये क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क में, उभयधर्मी ऑक्साइड के एग्जाम्पल बताओ। तो ये जैसे एल्यूमिनियम ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो भी लवण बनाएगा, लेकिन क्षारक के साथ अभिक्रिया करेगा तो भी लवण बनाएगा, लेकिन दोनों लवण अलग अलग प्रकार के हैं। ये एल्यूमिनियम क्लोराइड है और ये सोडियम एल्यूमिनेट है। उसके बाद है जल के साथ अभिक्रिया। ये इसमें फ्लो चार्ट की ये इस तरह से फ्लो चार्ट की फॉर्म में है। जो धातुएं हैं, कौन सी धातुएं हैं वो जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। कौन सी हैं जो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं? मैग्नीशियम। कौन सी ऐसी हैं जो अभिक्रिया बहुत तेज़ी से नहीं करती? जैसे सोडियम और पोटेशियम तो बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करती हैं, पानी के साथ बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलती है और आग भी लगने का डर हो जाता है, इतनी ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। लेकिन जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है वो जल के साथ अभिक्रिया करती हैं और धीरे अभिक्रिया होती है ये, और ये पानी पर तैरने लगती हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि जब ये जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस भी निकलती है, सब में निकलती है, इनमें भी निकलती है, लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा मात्रा में इतनी ज़्यादा तेज़ अभिक्रिया नहीं होती। तो जो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले हैं वो इस धातु के साथ ही चिपक जाते हैं और उसको फ्लोट करने में सहायता करते हैं, तो इसीलिए वो पानी पे फ्लोट करने लग जाती हैं, तैरने लग जाती हैं। जो लेड है, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते। एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक ये भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं, स्टीम के साथ। ठीक है, तो ये हमारे इसके जल के साथ जो इनकी अभिक्रिया है सोडियम की और पोटेशियम की, बहुत ज़्यादा मतलब इसमें इतनी ज़्यादा ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊष्मीय ऊर्जा या ऊष्मा कुछ भी आप लिख सकते हैं। सेम विद पोटेशियम, ये स्लो अभिक्रिया है, ठीक है। फिर उसके बाद है मैग्नीशियम, उसके बाद है एल्यूमिनियम की अभिक्रिया दी हुई है, और आयरन की जल के साथ क्या अभिक्रिया होती है, ठीक है। उसके बाद है धातुओं की तनु अम्ल के साथ क्या अभिक्रिया करती है। धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। जैसे आयरन है HCl के साथ अभिक्रिया करेगा तो FeCl2 और हाइड्रोजन बनेगा। तो इसी तरीके से बाकी धातुएं भी तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेंगे। लेकिन कॉपर, सिल्वर और मरकरी हैं ये अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते। अब धातु की अन्य धातु लवणों के साथ क्या अभिक्रिया होती है, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी किया है कि जो अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है वो कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण से विस्थापित कर देती है। हमने एक एक्टिविटी भी की थी ये क्लास में कि कॉपर सल्फेट का हमने विलयन लिया था, उसमें हमने आयरन की कील डाल दी थी, लोहे की कील डाल दी थी, तो क्या बन गया था? आयरन सल्फेट बन गया था और कॉपर अलग हो गया था, ठीक है। तो ये कब होता है? अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देती है। विस्थापन अभिक्रिया हमने पढ़ा था ना। तो ये धातुओं की सक्रियता श्रेणी पर निर्भर करता है। अब ये सक्रियता श्रेणी क्या होती है कि इनको ना उनके घटते हुए अवरोही क्रम होता है, उतरते क्रम में, कि जिसमें तत्वों को उनके अभिक्रियाशीलता के उतरते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। जैसे सबसे अधिक अभिक्रियाशील है पोटेशियम, उसके बाद है सोडियम, तो इस तरीके से इनको अरेंज किया हुआ है। और सबसे कम अभिक्रियाशील है यहाँ पे हमारा गोल्ड या सोना। तो ये अभिक्रियाशीलता जो श्रेणी है पिछले पेज से ही चलिए, सबसे कम अभिक्रियाशील ये है। अब धातुओं की अधातुओं के साथ क्या अभिक्रिया होती है? अब धातु और अधातु की जब आपस में अभिक्रिया होती है, धातुओं की प्रकृति क्या होती है कि वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और धनायन बनाते हैं, पॉजिटिव आयन बनाते हैं। और जो अधातु हैं वो अपने संयोजकता कोश में, सबसे बाहरी कोश में अपना अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इलेक्ट्रॉन लेकर वो ऋण आयन बनाते हैं। जैसे सोडियम ये धातु है, क्लोरीन ये अधातु है। अब इसका हमने 9th क्लास में पढ़ा है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, इसका कितना होता है, फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 281 287। इसको अष्टक पूरा करने के लिए क्या होगा, ये एक दे देगा तो इसके बाहरी कोश में 8 पूरे हो जाएंगे। ये अगर एक ले लेता है तो इसका भी बाहरी कोश में 8 अष्टक कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है, और ये धनायन बनाएगा। ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा और ये ऋणायन बनाएगा। और ये दोनों आयन
जब आपस में मिलेंगे तो ये यौगिक का निर्माण करेंगे, ऐसे यौगिकों को आयनिक यौगिक कहा जाता है। और ये आबंध बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आबंध होता है। साइड में मैंने ऐसे ही आपकी एनसीईआरटी की बुक से मैग्नीशियम क्लोराइड का लिख दिया है। मैग्नीशियम के सबसे बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये दे देगा और ये Mg2+ बनाएगा। क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यानी कि एक मैग्नीशियम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन को दे देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन को दे देगा। इसका भी अष्टक पूरा और इनका भी अष्टक पूरा हो जाएगा। तो ऐसे इस प्रकार बनने वाले इनके बीच में जो आबंध हैं, इन आबंधों को क्या कहते हैं? आयनिक आबंध कहते हैं। और ऐसे यौगिक जो बनते हैं उन यौगिकों को आयनिक यौगिक कहा जाता है। अब आयनिक यौगिक जो है उनके गुणधर्म आपकी बुक में ऐसे पॉइंट्स में दिए हुए हैं, ये शॉर्ट में दिए हुए हैं, तो आप इन्हीं को लर्न कर लेना। इनकी भौतिक प्रकृति क्या होती है? ये बहुत ठोस होते हैं, कठोर भी होते हैं, और ये सामान्यतः भंगुर होते हैं, मतलब इनको चोट मारने पर ये मतलब इनका चूरा हो जाता है। उसके बाद है गलनांक और क्वथनांक। इनका जो गलनांक और क्वथनांक है वो बहुत अधिक होता है। इसका कारण क्या है? ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक अधिक क्यों होता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इनके बीच में, इन आयनों के बीच में जो आकर्षण बल है वो बहुत अधिक होता है और ये आबंध बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो इस आबंध को तोड़ने के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए इनका गलनांक और क्वथनांक अधिक होता है। उसके बाद है घुलनशीलता, ये जल में घुलनशील होते हैं। और विद्युत चालकता, ये घुलनशील अवस्था में या पिघली हुई गलित अवस्था में ये विद्युत के चालक होते हैं। ठीक है, इतना ही आपका है। उसके आगे वाला जो है सिलेबस से कटा हुआ है, आप इसी से रिलेटेड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस लर्न करें। ये टॉपिक कंप्लीट है। थैंक यू।